और लांस नायक चंचल के सर में गोली मारी। यहाँ पर पूरा निशाना लगाकर हेडशॉट मारा गया, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण किडनी और लिवर में पानी भर जाता है। इसलिए चीता हेलीकॉप्टर से 14 राउंड लगाए गए, तब जाकर 30 जवानों को बिला फोंडला पर पहुंचाया गया। तो देखिए, जब 1949 में कराची समझौता हुआ था तो ये सही से डिक्लेयर नहीं किया गया था कि ये जो सियाचिन वाला हिस्सा है ये इंडिया में आता है या पाकिस्तान में आता है। इसलिए पाकिस्तान इसे हथियाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा सियाचिन से जुड़ा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता था कि अगर सियाचिन भी उसे मिल जाएगा तो उसका सीधा कनेक्शन चाइना से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच सियाचिन एक दीवार के रूप में काम करता है। इसलिए उनका संपर्क आपस में सही से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चले जाता तो पाकिस्तान का कनेक्शन सीधे चाइना से हो सकता था। इसलिए पाकिस्तान ये चाह रहा था कि इसे कैसे भी करके हथियाया जाए। इसलिए पाकिस्तान दूसरे देशों के माउंटेन क्लाइंबर को परमिशन देने लगा कि यहाँ पर आकर आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया को ये लगे कि ये जो सियाचिन वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान का है। मतलब पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा ब्रेन का यूज करने लगा और इस जगह को हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो अपनी सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल करने वाला था सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। इसलिए हमारी भारतीय सेना ने सोचा कि अगर पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा कर लेगा तो उसे पहाड़ी प्रदेश में निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सियाचिन है वो 6000 मीटर ऊंचाई पर है और वहां पर -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और वहां से पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए अगर पाकिस्तान वहां पर कब्जा कर लेता तो हमारे भारत पर आसानी से नजर रख सकता था। लेकिन सियाचिन पर कब्जा करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण किडनी और लिवर में पानी भर जाता है और उस बीमारी को कहते हैं पल्मोनरी ऑडिमा। इसलिए इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जवानों को बहुत ही खास तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें थर्मल कोट्स, बालाक्लावास, आइस एक्सेस, गॉगल्स और शूज होते हैं। ये बहुत ही खास तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जो इन बर्फीले प्रदेशों में यूज किए जाते हैं। लेकिन 1984 में इन सारी चीजों का मैन्युफैक्चर का काम यूरोप में होता था। ये सारी चीजें भारत में नहीं बनाई जाती थी, इसलिए हमारी सेना के पास ये सारी चीजें उस समय मौजूद नहीं थी। तब उस समय हमारे देश के लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन ने अपने सप्लायर को कांटेक्ट किया जो कि यूरोप में था। तब उनके सप्लायर ने यह बताया कि अभी हमने 150 कपड़ों का ऑर्डर लिया है और अभी हम आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस सप्लायर ने उनको दूसरे सप्लायर का नंबर देने के लिए कहा और जब लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन ने उनसे पूछा कि आप अभी किसके ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, तो उस सप्लायर ने बताया कि अभी हमारे पास पाकिस्तान का ऑर्डर आया है और पाकिस्तान के लिए हम कपड़े बना रहे हैं। तो ये सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन पूरी तरह सरप्राइज रह गए कि पाकिस्तान इनसे 2 कदम आगे चल रहा है और पाकिस्तान ये प्लानिंग पहले कर चुका था कि सियाचिन पर कब्जा कैसे किया जाए। इसलिए उसने अपने कपड़ों का ऑर्डर यूरोप में पहले ही दे चुका था। और फिर लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन और ब्रिगेडियर वीएन चन्ना ने मिलकर एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सोल्जर्स के 4 टीम्स बनाई और चारों टीम्स को तैयार किया सियाचिन पर चढ़ाई करने के लिए। और सोल्जर्स की 4 टीमें इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हमारे सोल्जर्स को 4 जगहों पर कब्जा करना था और उन जगहों का नाम है इंद्राकोल, योंगला, सियाला और बिला फोंडला। और ये नाम बहुत ही अजीब लग रहे हैं क्योंकि इनके लास्ट में ला आता है। तो ला का मतलब जो होता है वो होता है कि 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे ला कहते हैं। और अभी प्लानिंग हो चुकी थी कि सियाचिन पर कब्जा करना है। परेशानी वाली बात ये थी कि हमारे सोल्जर्स के पास उस समय वो कपड़े नहीं थे और वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, क्योंकि सियाचिन पर इतनी ज्यादा ठंड थी उस समय और वो समय अप्रैल का महीना था और अप्रैल के महीने में भारत के दूसरे राज्यों में गर्मी होती है लेकिन सियाचिन में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। फिर ब्रिगेडियर चन्ना ने अपनी 4 टीमों से बात किया और ये कहा कि हमारे पास देखो ये सारे इक्विपमेंट्स अभी नहीं है, लेकिन अगर हमने जल्दीबाजी नहीं की तो पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने सोल्जर्स से पूछा कि क्या आप लोग तैयार हैं सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स ना होते हुए भी। तो हमारे सोल्जर्स ने बोला कि चाहे कुछ भी ना रहे हमारे पास, तब भी हम सियाचिन पर कब्जा करके रहेंगे और पाकिस्तानियों को ये दिखा देंगे कि हम चीज़ क्या हैं। क्योंकि ये सबको पता था कि अगर सियाचिन पर कब्जा नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद ब्रिगेडियर चन्ना ने क्या किया, जो अब्रॉड से कुछ कपड़े लाए थे, सारे इक्विपमेंट्स तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जो कुछ इक्विपमेंट्स थे वो इन जवानों को दे दिया गया। और जो इन 4 टीमों में बिला फोंडला पर कब्जा करने वाली थी उसके कैप्टन थे संजय कुलकर्णी। फिर संजय कुलकर्णी अपने जवानों को तैयार किए और चीता हेलीकॉप्टर की मदद से 2 जवान बिला फोंडला की चोटी पर जाके उतारे गए। लेकिन एक बार में 30 जवानों को चीता हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए चीता हेलीकॉप्टर से 14 राउंड लगाए गए, तब जाकर 30 जवानों को बिला फोंडला पर पहुंचाया गया और उसके बाद हमारा तिरंगा बिला फोंडला पर लहरा दिया गया। लेकिन कब्जे के महज 2 घंटे बाद ही कैप्टन कुलकर्णी का जो रेडियो ऑपरेटर था उसे बीमारी हो गई और वो बीमारी हुई पल्मोनरी ऑडिमा, जिसके कारण उसे वापस भेजना पड़ा। अब कैप्टन कुलकर्णी के पास रेडियो तो था लेकिन रेडियो ऑपरेटर नहीं था। ये बहुत ही बड़ी समस्या सामने आ गई और चढ़ाई शुरू हुई थी 13 अप्रैल को। लेकिन पिछले 48 घंटों से बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सबको टेंट लगाकर वहाँ पर रुकना पड़ा और इसी बीच ठंड के कारण एक जवान शहीद हो गया
जिसका नाम था लांस नायक रमेश सिंह। अब कैप्टन कुलकर्णी के सामने ये बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अब जो जवान शहीद हो गया था उसे वापस भारत पहुंचाना था। लेकिन अगर वो रेडियो का इस्तेमाल करते तो उसकी भनक पाकिस्तानियों को लग जाती, इसलिए रेडियो का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन कैप्टन कुलकर्णी और उनके टीममेट्स ने मिलकर यह फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब रेडियो का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, भले हमें पाकिस्तानियों से क्यों ना निपटना पड़े। जिसके बाद संजय कुलकर्णी ने ब्रिगेडियर वीएन चन्ना को सीधा कांटेक्ट किया। अब रेडियो का इस्तेमाल करने से पाकिस्तानियों को भनक लग गई, लेकिन जो लांस नायक रमेश सिंह थे उनकी डेड बॉडी को भारत पहुंचा दिया गया। और इससे पाकिस्तानियों को हमारी लोकेशन का भी पता चल गया था कि हमारी जो सेना है वो कहाँ पर है, जिसके कारण हमला कभी भी हो सकता था। इसलिए ब्रिगेडियर वीएन चन्ना ने हमारी भारतीय सेना के लिए जो विला फोंडला पर थी वहाँ पर कुछ आर्टिलरीज को चीता हेलीकॉप्टर के द्वारा ड्रॉप किया गया, ताकि उनके पास एडवांस बैकअप रहे। ये तो बात हुई विला फोंडला के जवानों की। और जो जवान सियाला पर चढ़ाई कर रहे थे वो मेजर बहुगुणा के नेतृत्व में थे, तो उन्हें भी चीता हेलीकॉप्टर और MI-8 हेलीकॉप्टर की हेल्प से सियाला के 5 किलोमीटर दूरी पर उन्हें ड्रॉप किया गया। और जो तीसरी टीम थी उसके कैप्टन थे DK खन्ना, और इन्हें भी ग्योंगला पर चीता हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया। और जो हमारी चौथी टीम थी वो इंदिरा कोल पर चढ़ाई कर रही थी। पर इस लड़ाई का सबसे खतरनाक मंजर 23 जून की सुबह 4 बजे आया, जब कैप्टन कुलकर्णी विला फोंडला पर अपने टीममेट्स के साथ टेंट में आराम कर रहे थे। तब उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन एक जवान को हमेशा अपने टेंट से 500 मीटर की दूरी पर ड्यूटी करने के लिए खड़ा करते थे। तो ये जो निगरानी वाली ड्यूटी थी इसमें शिफ्ट में काम होता था। जब एक जवान ड्यूटी कर रहा होता था तो दूसरा जवान आके आराम करता था। और उस समय 4 बजे ड्यूटी कर रहे थे लांस नायक चंचल, और उन्होंने नीचे कुछ हलचल देखी, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने उन्हें पूरी तरह से स्पॉट कर लिया था और लांस नायक चंचल के सर में गोली मारी। यहाँ पर पूरा निशाना लगाकर हेडशॉट मारा गया, जिसके बाद लांस नायक चंचल वहीं पर शहीद हो गए। लेकिन जो गोली की आवाज़ थी वो कैप्टन कुलकर्णी के कानों में गई, और जो बाकी जवान थे वो फौरन टेंट से निकलकर अपनी पोजीशन ले लिए। जिसके बाद पाकिस्तानी और हमारे देश के जवानों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और 5 मिनट के बाद पाकिस्तानियों की गोलीबारी रुक गई। ऐसा लगा कि पाकिस्तानियों की सारी गोलियां खत्म हो गई हैं। लेकिन कैप्टन कुलकर्णी और जो जवान थे जब थोड़े आगे बढ़े तब उनको मालूम चला कि पाकिस्तानी तो सारे मर चुके हैं। इसके बाद हमारे जवानों ने उन डेड बॉडीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से दफनाया और वहाँ पर भारत का झंडा फिर से लहरा दिया। और यहाँ हुई थी हमारी भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीत सियाचिन में। और जो बाकी 3 टीमें थी वो बड़ी ही आसानी से ग्योंगला, सियाला और इंदिरा कोल पर चढ़ाई करके उसे कब्जे में कर लिया। वहाँ पर भी 1-2 बार पाकिस्तानियों ने अटैक किया, लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब मिला उन्हें, जिसके बाद से सियाचिन हमारे कब्जे में हो गया। और तब से लेकर आज तक हमारी ही सेना वहाँ पर ड्यूटी करती है, हमारा ही झंडा वहाँ पर लहराता है। और पहले भी सियाचिन तो हमारा ही था, लेकिन कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, तो उन्हें कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। और इस मामले में हमारी भारतीय सेना बहुत आगे है, वो भूले भटके लोगों को रास्ता बहुत ही सही तरीके से दिखाना जानती है। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।